कांग्रेस द्वारा आज बागेश्वर में भगवत सिंह डसीला जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रदेश सरकार की आबकारी नीति का विरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 3 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि में जश्न मना रही है, वहीं अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर जश्न किस बात का। उनके द्वारा कहा गया कि सरकार की जो भी नीतियां हैं सभी भ्रष्ट हैं, सभी उनका कड़ा विरोध करते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे साथी हमारे सहयोगी कपूर विधायक ललित परसवाण जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी जी, मान सम्मानित साथी और मेरे के साथीगण। ईश्वर आया था, मैंने कहा 2-3 संदर्भ में हमसे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुछ बात साझा कर ली। एक है मुख्य बिंदु जिसको इस राज्य में किस तरह से लूट हो रही है। मुख्यमंत्री ने अपने 3 साल के जश्न मनाने पर जो उत्तराखंड की जनता को जो तोहफा दिया है, पूरे राज्य की किस्मत को आबकारी और शराब के ठेकेदारों के हवाले कर, मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव भी इसी उड़ाई से ही भारतीय जनता पार्टी के कथित ढाकाधामी सरकार लड़ने जा रही है। आप सबके संज्ञान में है जो नई आबकारी नीति है राज्य की सरकार ने और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने घोषित की है, उस पर आऊं। पूरे देश में भाजपा जब कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि राजस्व का नुकसान है, 2G स्पेक्ट्रम का नाम आप सबको मालूम है, हमको आरोप लगाती थी कि लाइसेंस फी के नाम पर इन्होंने जो नीलामी बोरी की प्रथा की टेंडर की, जिससे अधिकतम राजस्व देश को राज्य को मिल सकता था, उसको खत्म कर दिया। और आज केंद्र में भी वही हो रहा है। उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि राज्य पर फोकस कर रहा हूँ। आज धामी सरकार ने 2 साल का कार्यकाल है, 27 में नए चुनाव होंगे और इस राज्य की जनता फैसला करेगी कि 27 में से अगले 5 साल तक इस राज्य की कारोबार किन पार्टियों के हाथ होंगे। तो हमें उम्मीद है कि 27 में कांग्रेस पार्टी आएगी, लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने 2 साल का अपना कार्यकाल प्लस 1 साल और इन 3 सालों के लिए तमाम शराब की दुकानों को बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के, नीलामी के, लाइसेंस फीस के जो अधिभार पहले मिलता था, अंग्रेजी शराबों के संदर्भ में 4% और देसी शराब में 2% के बढ़ा करके उन तमाम जो दुकानें शराब की थी उन सबको रिन्यू कर दी। दूसरा, सबको मालूम है 2026 में परिचय में डिलिमिटेशन शुरू होगा और उसकी आहटें अभी से सुनाई देने लगी है। वैसे डिमिलेशन जनगणना के उपरांत शुरू होता है। इस राज्य में, देश में अभी 2021 की भी जनगणना शुरू नहीं है, लेकिन जो संज्ञान में आ रहा है कि सरकार जनगणना नहीं भी करेगी तो वो 2026 में तो संवैधानिक मान्यता है
इसलिए कहीं वो 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन न करें और उसका राष्ट्रीय स्तर पर जो संसदीय स्तर पर प्रभाव हो रहा है, जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं वो कह रहे हैं कि हमने जनसंख्या नीति का अनुपालन किया, आप हमको दंडित करने जा रहे हैं, हमारी सीमाएं, हमारी क्षेत्र कमजोर हो। उस पर उनका कहना है कि जनसंख्या को भी मानक न बनाया जाए। उनका एक सवाल है, मेरा सवाल राज्य से है कि लोकसभा का परिवेशन पूरे देश को प्रभावित करता है, लेकिन राज्य का परिवेशन किसी दूसरे राज्य को प्रभावित नहीं करता। हमारा जो देश है संघात्मक है, फेडरल है, इसलिए राज्य के लिए, राज्य की विधानसभाओं के लिए और देश की संसद के लिए अलग अलग आधार लिया जाता है। जो उत्तराखंड की एक विशिष्ट स्थिति है, ये एक हिमालयी पर्वतीय राज्य है जिसका एक बड़ा ज्योग्राफिकल हिस्सा, लगभग मेरे ख्याल से 70% हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है और एक हिस्सा मैदानी और भावर है। हमारा जो 2000 में पहला परिसीमन हुआ था नए राज्यों में, और 2002 की जब मैं खुद उसमें चुनाव में हिस्सा लिया था, उस समय जो विधानसभा के सीटों का वितरण था उससे लोग कमोवेश लोग संतुष्ट थे, बहुत संतुष्ट थे, लेकिन कमोवेश सब संतुष्ट थे, इसलिए उस समय उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन 2007 के बाद जो अगला बंटवारा हुआ विधानसभाओं का, उसके तो पर्वतीय क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी बागेश्वर जनपद में हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र थे, एक विधानसभा क्षेत्र कम हुआ। हमारे पिथौरागढ़ में भी क्या कहते हैं 5 या 6 विधानसभा थे, वहाँ पर एक कम हुआ, अल्मोड़ी में कम हुआ, यहीं तो बगल में चमोली में कम हुए, पौड़ी में कम हुए। लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में विधानसभा लगभग 6 से लेकर 8-10 विधानसभा से कम हुए। और अभी जो नया परिसर, उस पर शंका आ रही है कि और पर्वतीय क्षेत्रों से विधानसभा के परिसीमन में क्षेत्र कम होंगे। अगर ये होता है तो उत्तराखंड के 70% भूभाग को, जो पर्वतीय राज्य है, जहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़ी, चाहे कुमाऊं अग्रवाल का एक इससे ये उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं था, ये एक समझ पहचान थी कि कुमाऊनी और गढ़वाली जो सामाजिक संस्कृति एक लोगों ने कहा, जब पूरे हिमालयी राज्यों की अपनी अपनी पहचान हो सकती तो हमारा क्यों ना एक राज्य हो। आज उस राज्य के पिछले 20 सालों में आर्थिक रूप से हम पीछे गए। पर कैपिटा इनकम जो आज कह रहे हैं कि राज्य की पर कैपिटा इनकम जो लेटेस्ट आंकड़े निकले हैं 2 लाख से ऊपर है, 2,50,000 से 70 के ऊपर। हम राष्ट्रीय औसत में से भी हम ज़्यादा है, 2,02,000 कम से कम राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आए हैं। लेकिन जब पर्वतीय उत्तराखंड का विश्लेषण करें, जो 10 जिले हैं, 11 जिले, उसमें जो हमारे राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आए हैं वो राष्ट्रीय औसत है कि आधे से नीचे। बागेश्वर जनपद की हो या बगल के चमोली जनपद की प्रति व्यक्ति आय 96,000 और 98,000 पर ईयर है, मतलब 10,000 के आसपास। तो एक तरफ तो पर्वतीय राज्य को वैसे आर्थिक रूप से हम इन सुनहरे वर्षों में पीछे गए, ना आर्थिक विकास हो रहा, ना इंडस्ट्री आ रही है, पलायन इस राज्य में सबसे ज़्यादा हो रहा है, खुद सरकार पलायन आयोग बनाए। और उसके बाद अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कमज़ोर हो जाएगा तो इस पूरे राज्य के निर्माण का लाभ क्या होगा, जिसकी आज एक किस्म से भाजपा उस विभाजन को और चौड़ा कर रही है, मैदान बनाम पहाड़ी के रूप। मेरा कहना ये सबसे उचित समय आ गया है जब दक्षिण भारत के लोग संसदीय सीमाओं को लेकर के जनसंख्या के अलावा भी कोई आधार बनाया जा सकता है। हम उत्तराखंड में मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या के साथ साथ भूगोल को भी विधानसभा क्षेत्र को परिसीमन का आधार बनाए। और ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।